नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी किताब के कुछ हिस्सों के बारे में। किताब का नाम है द लेजेंड माइंड और इसे लिखा है सोनू कुमार ने, जो खुद को द SKR भी कहते हैं। और ये किताब शुरू से ही मतलब एकदम अलग है। शुरुआत होती है जय गुरुदेव से। ये भगवान शिव को समर्पित है और लेखक अपने किरदार को बार बार लेजेंड कहते हैं। हाँ, और ये जो लेजेंड शब्द है ना, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। लेखक ने इसका एक बहुत ही गहरा एक रहस्यमयी मतलब भी दिया है, एक फुल फॉर्म के साथ। उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन हाँ, ये किसी आम सेल्फ हेल्प गाइड जैसी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब के अध्याय 10 में गोता लगाने वाले हैं। शीर्षक है एक लेजेंड की तरह नेतृत्व करें। तो आज हमारी पड़तास का मिशन ये समझना है कि क्या ये लेजेंड का मॉडल वाकई नेतृत्व का कोई नया तरीका है, या फिर ये किसी फिल्म के एंटी हीरो जैसे एक काल्पनिक किरदार की कहानी है जो असल दुनिया में शायद काम ही ना कर पाए। चलिए इस शतरंज की बिसात को खोल कर देखते हैं। सही कहा। लेखक की शुरुआत ही एक बहुत दमदार रूपक से होती है। एक महान लीडर एक ग्रैंड मास्टर की तरह होता है और उसका कार्यक्षेत्र एक शतरंज की बिसात। इस अध्याय में लीडरशिप के 6 सिद्धांत दिए गए हैं जो शतरंज के खेल से ही लिए गए हैं। तो पहले 2 सिद्धांत जो है बिसात पर महारत हासिल करें, यानी अपने क्षेत्र को जानें और कई चालें आगे की सोचें। ये तो मतलब क्लासिक रणनीति लगती है। किसी भी बिजनेस स्कूल में ये सिखाया जाएगा, अपने मैदान को समझो और लंबी सोच रखो। हाँ, ये नींव है, बिल्कुल। बिसात को जानना सिर्फ अपने ताकत कमजोरी जानना नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को समझना है। आपकी टीम, आपके प्रतियोगी, बाजार के नियम क्या हैं, कौन सा मोहरा कहाँ खतरा बन सकता है। और आगे की सोचना सिर्फ अगली तिमाही के टारगेट के बारे में नहीं है। लेखक पूछते हैं, आपका अंतिम शह और मात क्या है? मतलब आप इस खेल को जीतना कैसे चाहते हैं। ये दूरदर्शिता के बारे में है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अगला सिद्धांत है एक बड़े अच्छे के लिए त्याग करें। यहाँ से मामला थोड़ा व्यक्तिगत और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं, बल्कि साहसी होने के बारे में है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर कभी-कभी गेम जीतने के लिए अपनी रानी तक को कुर्बान कर देता है। असल दुनिया में इसका मतलब है छोटी-मोटी जीत या अपने अहंकार को छोड़ना। हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट का क्रेडिट किसी और को देना पड़े ताकि टीम का मनोबल बढ़े, या किसी जूनियर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी पड़े जिसमें जोखिम तो है, पर अगर वो सफल हुआ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। ये सोचा समझा जोखिम लेना ही तो त्याग है। और ये अगले सिद्धांत से जुड़ता है, हर मोहरे को महत्व दें। किताब में कहा गया है कि एक मामूली प्यादा भी अगर सही तरीके से चले तो बिसात के अंत तक पहुंचकर रानी बन सकता है। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया, क्योंकि ये नेतृत्व का सबसे मानवीय पहलू है। ये सिर्फ संसाधनों के प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने के बारे में है। एक अच्छा लीडर जानता है कि जो आज एक प्यादे की भूमिका में है, कल सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य यानी रानी बन सकता है। वो किसी को कम नहीं आंकता। तो अब तक हमने रणनीति देखी, साहस देखा और टीम को महत्व देना भी। लेकिन खेल हमेशा हमारे हिसाब से तो नहीं चलता, दबाव तो आता ही है। तो 5वां सिद्धांत है दबाव में शांत रहें। और ये शायद सबसे मुश्किल है। लेखक इसे भावनाओं पर नियंत्रण से जोड़ते हैं। जब संकट आता है, जब लगता है कि खेल हाथ से निकल रहा है, तब ज्यादातर लोग घबराकर गलतियां करते हैं। लेकिन एक लेजेंड उस पल में गहरी सांस लेता है, स्थिति का तार्किक विश्लेषण करता है और अपनी भावनाओं को फैसले पर हावी नहीं होने देता है। वो समस्या को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं देखता, बल्कि एक पहेली की तरह देखता है जिसे हल करना है। और आखिरी 6वां सिद्धांत इस सब को एक साथ बांधता है, हर खेल से सीखें, चाहे जीत हो या हार। बिल्कुल, सुधार की यही प्रक्रिया एक लेजेंड को लेजेंड बनाती है। खेल खत्म होने के बाद असली काम शुरू होता है, विश्लेषण। क्या अच्छा हुआ, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। ये लगातार सीखने और बेहतर होने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो ये 6 सिद्धांत शतरंज की बिसात पर एक लीडर की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ खेल के नियमों की बात हुई। लेखक इस मानसिकता को शतरंज की बिसात से उठाकर उस व्यक्ति के चरित्र में भी डालते हैं जो ये खेल खेल रहा है। और यहाँ आकर ये किताब वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ी
थोड़ी अजीब भी हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब हम रणनीति से मनोविज्ञान में जा रहे हैं। किताब में बैक बेंचर का एक दर्शन है। वो लीडर जो सबसे आगे खड़े होकर नारे नहीं लगाता, बल्कि पीछे रहकर सब कुछ देखता है और वहां से नेतृत्व करता है। मुझे ये बैक बेंचर वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई। मतलब क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप मौका गंवा रहे हैं? पहल न करने का जोखिम भी तो है। आजकल तो सब कहते हैं कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी लो। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेखक के अनुसार ये निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है। किताब में एक स्कूल सेमिनार का बड़ा मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए 10 छात्रों को प्रेजेंटेशन देनी है। ज्यादातर अच्छे छात्र पहले जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना प्रभाव जमा सकें। हाँ, ताकि वो टीचर की नजरों में आ सकें। पर लेजेंड छात्र जानबूझकर सबसे आखिर में जाएगा। क्यों? ताकि वो अपने से पहले बोलने वाले 9 लोगों को देख सके। वो उनकी गलतियों से सीखेगा। वो देखेगा कि किस बात पर दर्शक बोर हो रहे हैं और किस बात पर तालियां बजा रहे हैं। वो उन 9 प्रेजेंटेशंस के डेटा का विश्लेषण करके अपनी परफॉर्मेंस को लगभग परफेक्ट बना लेगा। ये एक शिकारी की तरह है। वो सीधे हमला नहीं करता। पहले वो छिपकर अपने शिकार को हर एंगल से समझता है और फिर सही मौके पर वार करता है। ये तो काफी शातिर सोच है। किताब में ये भी कहा गया है कि एक लेजेंड सिर्फ सोचने वाला या थिंकर नहीं, बल्कि अति सोचने वाला यानी ओवर थिंकर होता है। हाँ, और इसके लिए एक्वेरियम की 5 मछलियों का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। 4 मछलियां उस एक्वेरियम में ही तैरकर खुश हैं, वही उनकी दुनिया है। लेकिन 5वीं मछली हमेशा उस शीशे के पार देखने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि इस पानी और शीशे के बाहर क्या है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। एक लेजेंड अपने दिमाग में ही कई तरह की बिसात बिछाता है और उन पर अलग अलग नतीजे सोचकर सबसे बेहतर रास्ते की कल्पना करता है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेजेंड के गुस्से को नियंत्रित करने का तरीका। ये बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो थोड़ा नाटकीय है। कहा गया है कि वो अपने दुश्मन को 3 मौके देता है। 3 मौके, बिल्कुल। लेकिन चौथी बार गलती होने पर, किताब के शब्द हैं, वो एक राक्षस की तरह प्रतिक्रिया करता है। 1 मिनट, क्या? राक्षस, ये बहुत भारी शब्द है। हम यहाँ किसी गुस्सैल बॉस की बात नहीं कर रहे हैं। लेखक का मतलब कुछ और गहरा लगता है। बिल्कुल। और उस गुस्से को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो किसी फिल्म के ट्रेनिंग सीन से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि पहली 3 बार जब लेजेंड को गुस्सा आता है तो वो उस व्यक्ति पर नहीं चिल्लाता। इसके बजाय वो एकांत में जाकर दीवार पर उस व्यक्ति की छवि की कल्पना करता है और उस पर पूरी ताकत से मुक्का मारता है। क्या सच में? क्या लेखक वाकई ये करने को कह रहे हैं या इसका कोई और मतलब है? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। जाहिर है इसे शब्दशः नहीं लेना है। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि गुस्सा बाहर निकालने से पहले उसे अपनी आंतरिक शक्ति को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है, शारीरिक नहीं। वो उस गुस्से की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख रहा है, उसे बर्बाद नहीं कर रहा। और अगले दिन वो उस व्यक्ति से ऐसे मिलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम शांत। इससे उसका दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमेशा एक पहेली बना रहता है। वाह, ये तो दिमागी खेल का एक अलग ही स्तर है। किताब में कुछ और गुण भी बताए गए हैं। वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, सामाजिक पार्टियों या मेल जोल से बचता है, जिसे वो समय की बर्बादी या ड्रामा समझता है, और उसे अपनी मौत का भी डर नहीं है, जो उसे बहुत खतरनाक बनाता है। ये सभी गुण मिलकर एक ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो आत्मनियंत्रित, पर्यवेक्षक और अपने आप में पूर्ण है। वो किसी की मंजूरी के लिए नहीं जीता। वो सीधी बात करता है क्योंकि वो समय को भगवान का दूसरा रूप मानता है। उसका मानना है कि लोगों की भावनाओं को खुश करने के लिए बातें घुमाने से उनका और अपना दोनों का समय बर्बाद होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये लेजेंड शब्द ही क्यों? अब उस रहस्य पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेखक हमें लेजेंड शब्द की एक बहुत ही खास परिभाषा देते हैं। ये एक एक्रोनिम है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। LEGEND का मतलब है, L से लेगेसी यानी विरासत, E से इवन मतलब यहां तक कि, G से गॉड भगवान, E से एंड अंत, और N से नॉट नहीं, और D से डीमंस यानी राक्षस। तो पूरा मतलब हुआ, विरासत यहां तक कि भगवान का भी अंत होता है, राक्षसों द्वारा नहीं। इसकी एक और व्याख्या भी दी गई है जो और भी ज्यादा दार्शनिक है। जहां भगवान और राक्षस के पैर समाप्त होते हैं, वहां इस वर्तमान दुनिया में लेजेंड का जन्म होता है। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, पर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जहां भगवान और राक्षस के पैर समाप्त होते हैं, इसका मतलब है ये किरदार समाज के बनाए हुए अच्छे और बुरे के पैमानों से ऊपर हैं। वो अपने नियम खुद बनाता है। उसकी नैतिकता उसकी अपनी है। और पहली व्याख्या
विरासत यहाँ तक कि भगवान का भी अंत होता है, राक्षसों द्वारा नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि एक लेजेंड ऐसी विरासत बनाने में विश्वास रखता है जो दैवीय या राक्षसी शक्तियों से भी परे हो। एक ऐसी विरासत जो किसी अच्छे या बुरे के तमगे पर निर्भर ना हो, बल्कि अपने कर्मों और प्रभाव पर आधारित हो। ये एक ऐसी मानसिकता है जो स्थापित सीमाओं को मानने से इनकार करती है। वो ना तो सुपर हीरो बनना चाहता है, न ही विलेन, वो बस लेजेंड बनना चाहता है। तो आज हमने नेतृत्व के एक बहुत ही अलग दर्शन को समझा। एक तरफ शतरंज की बिसात का रणनीतिकार है जो दूर की सोचता है, हर मुहरे को महत्व देता है और दबाव में शांत रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा चरित्र है जो किसी फिल्म के एंटी हीरो की तरह है, अकेला, आत्मनियंत्रित और अपने ही नियमों पर चलने वाला। और यहीं से वो सवाल फिर से उठता है जो हमने शुरू में पूछा था। ये लेजेंड का मॉडल जो एकांत प्रिय है, सामाजिक मेलजोल से बचता है और जरूरत पड़ने पर एक राक्षस की तरह प्रतिक्रिया कर सकता है, ये रणनीतिक अलगाव और वास्तविक अकेलेपन के बीच की रेखा को बहुत धुंधला कर देता है। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में तो सब कुछ सहयोग, टीम वर्क और भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देता है। कंपनियों में ओपन डोर पॉलिसी होती है, मैनेजर्स को अपनी टीम के साथ घुलने मिलने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस सब पर विचार करने के बाद एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए रह जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार सहयोग और पारदर्शिता को महत्व देती है, क्या इस तरह का रहस्यमयी अकेला लीडर वास्तव में सफल हो सकता है, या फिर यह मॉडल एक शक्तिशाली लेकिन अकेला रास्ता है जो शायद कुछ असाधारण लोगों के लिए ही बना है, आम दुनिया के लिए नहीं? ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।